चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग जनन के बारे में जानेंगे और जनन के जो प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन और जो होता है जो दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन होती क्या है, इसमें विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, पुनर्जनन और बीजा जनन क्या होता है, और साथ में लैंगिक जनन की भी विस्तार से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। यहाँ पे भी फोकस करेंगे। मतलब इतना ना सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ना कि पूरी तरह से वो आपके माइंड में जो है ना सेट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर जनन कहते किसे। देखो, जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। देखो, जनन मीन्स क्या होता है? जनन मीन्स हो गया बढ़ाना, अपनी संतति को बढ़ाना। जैसे एक लड़का एक लड़की का शादी होगा तो दोनों मिलकर एक क्या नई संतति का उत्पन्न करते हैं, वैसे ही जो जीव अपनी संतति में अपने संतानों की वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। मतलब मान लो कि लड़का लड़की शादी हुआ, दो हुआ, दोनों को मिलने से एक तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, है नहीं। आजकल तो एक लड़का लड़की की शादी हो जाए तो होता क्या कि 3 गो 4 गो 5 गो 6 7 गो लड़का लड़की जन्म देता है सब। तो इस संतति का क्या किया है? वृद्धि किया है। तो जहां मतलब वह प्रक्रिया, चाहे वह विधि जिसके माध्यम से जीवों में वृद्धि होती है, अपने संतानों में वृद्धि करी जाती है, उससे हम लोग बोलते हैं जनन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अपने संतानों में वृद्धि करी जाती है, अपनी संतति में वृद्धि करी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं जनन, ठीक है। अब देखो, जनन प्राय 2 प्रकार के होते हैं। एक और होता है, वो अन्य में लेकर चलेंगे, उसको कायिक प्रवर्धन चाहे कायिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। जनन रियल में कितने 2 प्रकार के। अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखो, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें सेक्स उक्स नहीं होता। सेक्स का मतलब समझते हैं ना, जब एक लड़का एक लड़की से मिलेगा तो क्या होता है? सेक्स होता है। और एक लड़का एक लड़की से नहीं मिलेगा तो सेक्स नहीं हुआ। तो इसमें सेक्स वाला काम होता है किसमें? लैंगिक में। लेकिन सेक्स वाला काम ससुरी किसमें? अलैंगिक नहीं होता है। ये अलैंगिक क्या होता है? अकेले ही होता है, जो कहते हो ये अकेले ही सब काम फरिया लेगा, अपने में अंदर क्या करेगा? सेक्स करेगा, अपने अंदर बच्चा पैदा कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है? लैंगिक में ये अलग अलग होते हैं। एक लड़का होगा अलग, एक लड़की होगा अलग। मतलब एक नर जनन अलग अलग होगा, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जिसको हम लोग मादा जनन अंग कहते हैं, वो भी क्या होगा? अलग होगा। एक लड़का में एक ही लिंग, एक लड़की में एक अलग लिंग होता है। मतलब इसमें 2 तरह के जीव आ जाएंगे, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव का मतलब अलग अलग जीव हो जाएंगे, और द्विलिंगी जीव का मतलब एक ही व्यक्ति में दोनों चीज मौजूद हो जाएंगे। तो इसमें जो है ना, देखो, अलैंगिक जनन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो, ये अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन में न तो नर पाया जाता है, न ही मादा पाया जाता है। देखो, ये इसमें क्या होता है कि एक ही शरीर में लिखा गया कि व्यस्ति का मतलब क्या होता है? शरीर। तो एक ही शरीर इसमें होता है। क्या होता है? एक ही व्यस्ति भाग लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें शुक्राणु अंडाणु नहीं होता है। जैसे नर से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। नर से मादा से क्या निकलता है? ओवरी से निकलता है, ओवम निकलता है, होता नहीं है। देखो, आपको इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मैं विस्तार से आपको समझा चुका हूँ। इसलिए जब वो आप समझ गया तो ये बातें कोई आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखो, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति एक ही शरीर भाग लेता है, और साथ में यह शुक्राणु अंडाणु, शुक्राणु का मतलब हो गया कि नर से जो स्पर्म निकल रहा है, ठीक है ना। अंडाणु का मतलब जो स्त्री से, मादा से जो निकल रहा है, ठीक है। आगे देखो, इसमें संतान जो भी उत्पत्ति होंगे ना, किसमें? अलैंगिक जनन में ये सब समान होते, एकदम समान। अगर मान लो कि मैं ही हूं, मैं किसमें? अलैंगिक जनन में आ रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल के माध्यम से वो समझ रहा हूं। तो मैं जितना भी संतान उत्पन्न करूंगा ना, सब का रूप क्या हो जाएगा? समान होगा, एकदम सेम जन्म लेगा। क्या होगा? सेम जन्म लेगा। लेकिन लैंगिक में ही नहीं होता। जैसा लड़का चाहे जैसा माई बाबू होता है, उस बेटा जन्म नहीं लेता है। एकदम अगर माई बाबू अच्छा है तब बेटा तेरा जन्म ले लेता है, नाक शिफ्टा होता है, एकदम हेंगती जन्म ले लेता है। तो अलैंगिक जन्म में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, एक ही शरीर होता है, और उसमें शुक्राणु अंडाणु मतलब उसमें निषेचन होकबे नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अपने शरीर के काट के विभाजन करेगा। जैसे अमीबा क्या करता है कि अपने केंद्र को बढ़ाता है। अमीबा में तो आपको पहले भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अमीबा में क्या होता है? केंद्र अपने आप को बढ़ाएगा। जैसे केंद्र जितना लंबा होगा वो अपने आप को 2 भागों में बांट देगा, एक नया अमीबा बना देगा। तो इसमें शरीर क्या होता है? अपने आप को टुकड़े में बांटता है, और टुकड़े में बांटने के बाद क्या करता है? वो एक नया जीव बना देता है, अपने समान ही नया जीव बना देता है।
यानी इसमें एक शरीर भाग लेते हैं, इसमें शुक्राणु अंडाणु नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो भी संतान उत्पन्न होंगे वो सब सेम होते हैं। इसमें संतानों की संख्या बहुत होती है, एक बार में खचाखच ढेर सारा संतान हो जाएगा। अलैंगिक में नहीं होता, एक बार में एगो से दूगो तो कभी काल होता है, दूगो कभी काल होता है। मतलब जुड़वा बच्चा कैसे जन्म लेता है ये भी मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। तो दूगो लैंगिक जन्म में कभी काल होता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन अलैंगिक में एक के बार में ढेर जन्म ले लेगा सब, एक के बार में पूरा खानदान को छिपने मतलब पूछने वाला जन्म ले लेगा लोग, बहुत सारा। यानी इसमें संतानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। साथ में समसूत्री और असमसूत्री कोशिका विभाजन इसमें होता है। देखो समसूत्री का मतलब और असमसूत्री का मतलब क्या होगा, या तो संतान एक बार में 2 4 6 से जन्म लेगा। असमसूत्री का मतलब या तो 3 गो 5 गो 7 गो ऐसे जन्म लेगा आपको, ठीक है। अब देखो निषेचन, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं। तो निषेचन का मतलब सोचते ना, एक नर एक मादा से जब मिलता है, एक लड़का एक लड़की से जब मिलता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। तो इसमें मिलने वाला क्रिया नहीं होता है, ये अपने में साफ काम खत्म करते हैं। इसमें मिलने वाली कोई क्रिया नहीं है। अलैंगिक में जब तक मिलेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। एक लड़का एक लड़की से नहीं मिलेगा, एक लड़की एक लड़का से नहीं मिलेगा तो भाई कुछ नहीं होने वाला, कोनो कमी नहीं होगा। लेकिन अलैंगिक जन्म में यही अंतर है कि इसमें सब उल्टा होता है। इसमें एक ही व्यक्ति एक ही शरीर भाग लेता है और वो अपने शरीर का टुकड़ा करेगा, अपने शरीर को क्या करेगा, बांट बांट के वो जीव का निर्माण करता है। जो भी जीव बनेगा वो अपने जैसा ही जीव बनेगा और एक बार में बहुत ज्यादा जीव बनाता है। इसका मतलब इसमें नर और मादा नहीं होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु इसमें नहीं पाए जाते हैं। और साथ में इसमें निषेचन की क्रिया हुक्म नहीं करेगा। निषेचन वही जगह होता है जहां पर विपरीत लिंग होते हैं, मतलब अलग अलग लिंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ गई होगी। अब देखो अलैंगिक जनन करने के बहुत सारी विधियां होती है। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा अपखंडन या पुनर्जनन, और चौथा होता है बीजाणु जनन। ये अपखंडन होता है मतलब अपने आप को तोड़ कर ही क्या करते हैं, संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ये सब क्या है, ये सब तो अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और बात थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखो अलैंगिक जनन आपको समझ में आ गई, मैं ये सारी बातें भी विस्तार से बताऊंगा। अब देखो लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखो लैंगिक जनन में नर और मादा मतलब एक स्त्री और एक पुरुष वाला भाग यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शंस करते हैं, दोनों मौजूद होते हैं। यानी यहाँ पर एक शरीर से काम नहीं होगा, इसमें 2 शरीर चाहिए, एक नर का एक मादा का। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक ससुरी वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुक्मे नहीं करेगा। तो इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और साथ में नर और मादा ये जो होता है ना, नर क्या होता है कि शुक्राणु युग्मक बनाता है, और जो मादा होता है वो अंडाणु युग्मक बनाता है। और दोनों जब शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं, एक नर और एक मादा मिलता है, तो उसको हम लोग जाइगोट मतलब युग्मनज कहते हैं। और वही जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको भ्रूण कहते हैं, मतलब विकास। भ्रूण का क्या मतलब, बच्चे की सुरक्षा देना, उसको बड़ा करना, ये होता है भ्रूण होता है, ठीक है ना। तो जब नर और मादा अलग अलग होते हैं तो उसको युग्मक कहते हैं, ठीक है ना। और दोनों जब मिल जाएंगे तो उसको युग्मनज कहते हैं। और भ्रूण जब वही दोनों मिलकर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो भ्रूण का काम करता है, ठीक है। अब देखिए नर क्या निकलता है, नर से जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म या शुक्राणु बोलते हैं। नर मतलब लड़का है, लड़का से देखिए कभी सेक्सुअल रिलेशन करने के बाद, सेक्स करने के बाद लड़के से जो निकलता है उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, यानी हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। मादा, मादा से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, ये ओवरी से निकलता है ओवम, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। आगे देखिए लिंग के आधार पर जीव हम लोग देख लेते हैं। देखो लिंग के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन, एक लिंगी जीव और दूसरा का होता है द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव का मतलब क्या होगा, एक एक गो शरीर में क्या होगा, मतलब एक लिंगी जीव में एक शरीर में एक एक गो लिंग होगा। जैसे लड़का, लड़का में एक ही गो लिंग है, ऐसा तो लड़के में ही लड़की का लिंग उसमें मौजूद है, नहीं, ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। एक लिंगी जीव में क्या होता है, एक ही लिंग होता है। लेकिन द्विलिंगी जीव में क्या होता है, एक ही शरीर में दोनों लिंग होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो एक लिंगी जीव में जैसे मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य लड़का वो अलग होगा, लड़की अलग लिंग हो गया, ठीक है ना। बंदर, घोड़ा, घोड़ा है तो भाई उसका भी अलग लिंग है, घोड़ी है तो उसका अलग। ऐसा थोड़ा है कि दोनों मतलब नर और मादा वाला गुण उसी में नहीं है। तो जहां एक ही लिंग होता है व्यक्ति, जिस व्यक्ति में जिस शरीर में एक ही लिंग होता है उस हम लोग बोलेंगे एक लिंगी जीव, ठीक है। और द्विलिंगी जीव का मतलब ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग एक ही शरीर में पाया जाए। जैसे सरसों देखे ना, सरसों में दोनों चीज पाया जाता है, लड़का का भी लड़की का भी, यानी नर और मादा दोनों वाला सिस्टम उसमें होता है सरसों वाला में। केचुआ, केचुआ में भी दोनों होता है। हाइड्रा का मैं पिक्चर भी सबका बना कर आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, द्विलिंगी जीव होते हैं, मतलब एक ही जीव है लेकिन दोनों लिंग उनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लैंगिक जनन की बात है। तो लैंगिक जनन में अब आपको जानना हो, इसमें जानना होगा कि पुष्प में कैसे लैंगिक जनन होता है। तो पुष्प में लैंगिक जनन मैं इसके अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसमें कि अलैंगिक जनन में ये सब क्रिया कैसे होता है, विखंडन कैसे होता है, मुकुलन कैसे होता है, अपखंडन मतलब पुनर्जनन कैसे होता है, और चौथा बीजाणु जनन कैसे होते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग
पौध मतलब फूल जो होता है ना, फूल के बारे में विस्तार से जानेंगे, उसमें कैसे सुहागरात मनाता है सब, मतलब निषेचन करता है सब, उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानते हैं विखंडन क्या है। देखो विखंडन क्या है, तो विखंडन का मतलब क्या होता है कि तोड़ना। अब देखिए ना, विखंडन का मतलब अपने आप को तोड़ देना। मैं अपने आप को एक भाग में तोड़ दिया, दो भाग में, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, इस सब में तोड़ दिए। विखंडन का मतलब होता है तोड़ देना। देखो विखंडन क्या कहते किसे हैं, तो विखंडन हमेशा एक कोशिकीय जीव में होता है, जो एक कोशिका से बना होता है ना, उसी में विखंडन होता है। अब इसमें देखो विखंडन जो होता है ना, दो प्रकार से होता है। पहला विखंडन होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन। मतलब एक कोशिका जब दो भागों में तोड़ देगा तो द्विखंडन है। बहुखंडन का मतलब एक ही कोशिका जो बहुत सारे भागों में अपने आप को तोड़ देगा, उससे हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। यानी द्विखंडन के कितने भाग, दो भाग। कौन कौन सा, यानी विखंडन, विखंडन के कितने भाग, दो भाग। कौन कौन सा, द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। देखो सबसे पहली बात ये समझो, विखंडन कहते हैं किसे हैं, तो एक कोशिकीय जीव में अपने आप को तोड़ना विखंडन कहलाता है। विखंडन के दो भाग, द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब जब एक कोशिका अपने आप को दो भागों में तोड़ दे, द्विखंडन। द्वि का मतलब दो होता है, ठीक है ना। अब बहुखंडन, बहुखंडन का मतलब जब एक ही कोशिका अपने आप को बहुत बार तोड़ दे, बहुत बार तोड़ दे, वो होता है बहुखंडन। जैसे मैं एग्जांपल में अमीबा, ये पिक्चर किसका, अमीबा का है। अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, ये सब कौन सा होता है, इस सब में विखंडन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये अमीबा है, अमीबा का बीच वाला एक केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, अपने आप को लमड़ा दिया, लमड़ाने के बाद यहाँ देखिए दो भाग में तोड़ दिया है। ये दो भाग में तोड़कर क्या किया, अलग अलग अपने जैसा एक अमीबा बना दिया है। तो यहाँ पर एक केंद्रक, एक कोशिका अपने आप को तोड़कर दो भाग में निर्माण करी है। इसका मतलब है कि यहाँ अमीबा में द्विखंडन हो रहा है। यानी जब एक ही कोशिका अपने आप को तोड़कर दो कोशिकाओं में बदल देती है, अपने जैसे एक नई संतति को जन्म देती है, उससे हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं, द्विखंडन। क्या कहेंगे, द्विखंडन। यानी जब एक कोशिका अपने शरीर को दो भागों में तोड़कर अपने जैसा संतान बनाती है, उससे हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। जैसे ये अमीबा है, ये अपने कोशिका को बढ़ाकर देखिए, केंद्र को बढ़ा दिए, फिर आगे तोड़कर एक अलग अमीबा यहाँ, एक अलग अमीबा यहाँ पर बना दी। तो ये क्या हो गया, ये द्विखंडन हो गया। अब देखो बहुखंडन कैसे होता है। देखो बहुखंडन ये अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा में बहुखंडन द्विखंडन दोनों होता है। कभी कल क्या होता है, ये केंद्रक जो होता है ना, अपने आप को तोड़ लेता है, साफ एकदम। ये देखिए केंद्रक क्या किया, अपने आप को भुजरी भुजरी कर दिया, देख सकते हैं। अब ये केंद्रक जो अपने आप को भुजरी भुजरी कर दिया, मतलब बहुत से कोशिकाओं में बट गया। देखो बहुत से कोशिकाओं में बटने के बाद क्या होता है कि जो केंद्रक होता है ये बाहर निकलने लगता है। मतलब जब ये बाहर निकलेगा ना, तो अपने जैसा क्या बहुत सारा अमीबा बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर है तो एक ही कोशिका है तो एक कोशिकीय जीव ही है, लेकिन अपने जैसा बहुत सारा संतान बना रहा है। इसका मतलब ये अमीबा में कौन सा हो गया, बहुखंडन हो गया। तो देखो द्विखंडन का मतलब क्या हो गया, जब एक शरीर, एक कोशिका अपने आप को दो भाग में तोड़ देगा। अब बहुखंडन का मतलब एक ही कोशिका जब बहुत सारे भागों में तोड़ देगा, तो उस समय बोलते हैं बहुखंडन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया विखंडन क्या, विखंडन के दो भाग कौन कौन सा, द्विखंडन, बहुखंडन। कहाँ काम, अमीबा में देख सकते हैं। यहाँ पर जब एक कोशिका दो भागों में तोड़ेगी तो उससे द्विखंडन, और वही जब एक कोशिका जब बहुत सारे भागों में तोड़ेगी तो उस समय बोलते हैं क्या, बहुखंडन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको विखंडन समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं मुकुलन। अब मुकुलन देखिए मुकुलन क्या होता है, धरती में इसको गाड़ते हैं ना, तो उससे कली जो निकलता है, उसी के फूटने उठने से मुकुलन की क्रियाएं होती है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग ईस्ट देख रहे हैं, ईस्ट चाहे देख सकते हैं हाइड्रा, ये दोनों क्या करते हैं, जब इसको धरातल धरती में गाड़ते हैं तो इससे कली जो निकलता है, कली समझते हैं ना, कहते हैं ना ये कितना अच्छा कली है, कली फूल देखे ना, कली का मतलब जब कली निकलता है, कली का मतलब जो फलवा निकलता है वो क्या हो गया, कली हो गया, ठीक है ना। तो धरातल से कलिका निकलने या फूटने पर ये संपन्न होती है और अपने जीव में वृद्धि करती है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, धरती में जब ये आपका ईस्ट है गाड़ देंगे तो इससे कली निकल रहा है, देख ये जो उभार आ रही है ना, इसको मुकुल या बड कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहेंगे या बड कहेंगे। मतलब ये आपका ईस्ट हो गया, जब इसको धरती में गाड़ेंगे तो ये अपने आप को उभार करेगा। उभार का मतलब अपना स्वतः धीरे धीरे ऊंच होगा। जैसे लड़की में भी क्या होता है, जब किशोरावस्था पार करती है तो लोगों छाती होती है, सब में क्या होता है, उभार आने लगता है, तो वो मुकुल हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे होता है, जैसे ईस्ट होगा ना तो ईस्ट के शरीर में उभार आने लगता है। यह उभार है जो है, देख रहे उभार हो रहा है, ये अलग होकर क्या करेगा, एक जीव का निर्माण कर देगा। है आपका पहले से क्या था, एगो ईस्ट था, ठीक है ना। अब इसको धरती में गाड़ दिए तो गाड़ने के बाद ये क्या कर रहा है, अपने शरीर में उभार कर रहा है, उभार करके अपने शरीर को तोड़ देगा। तो है सब क्या बन जाएगा, है सब जितना निकला है सब एगो नया ईस्ट आपका बन जाएगा। तो ईस्ट में क्या होता है कि धरातल में धरती में जैसे ही गाड़ेंगे तो उसकी कलिका फूटने के बाद वो क्या करेगा, एक नई संतति उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। और ये जो है ना, जो आपका जो ये मुकुलन है, ये एक कोशिकीय चाहे द्विकोशिकीय दोनों में हो सकता है। एक कोशिकीय में भी हो सकता है, द्विकोशिकीय में भी हो, मतलब बहुकोशिकीय में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक कोशिकीय चाहे बहुकोशिकीय सब में होता है। एग्जाम्पल के देख सकते हैं ईस्ट और हाइड्रा, ये पिक्चर ईस्ट का और ये पिक्चर हाइड्रा का है।
ध्यान से पिक्चर को समझिए। देखो पिक्चर में क्या ये ईस्ट है, जैसे इसको धरातल में धरती में कर दो, धरती में गाड़ने के बाद उसकी कलिका फूटती है चाहे बाहर निकलती है, तब जाकर वो अपनी संतति का विकास करता है। ये आपका ईस्ट होगा। इसको धरती में गाड़ने के बाद देख सकते हैं इससे इसके शरीर में उभार आ रहा है, तो उसको मुकुल या बर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये सब अलग होकर क्या करेगा, एक संतान की उत्पत्ति करेगा। अब जैसे हाइड्रा में देखो, ये आपका हाइड्रा का पिक्चर है। तो हाइड्रा में क्या हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, निकल रहा है, धरती में इसको गाड़ दिया गया तो इसके शरीर में थोड़ा सा उभार आ गया, देख सकते हैं ना। अब फिर उभार होते हुए क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। देखो वृद्धि करते करते हई वाला भाग को अलग कर दिया है। इसका मतलब क्या करे, एक नई संतति वो अपने जैसा फिर बना दिया है। नहीं देख सकते हैं ना, यहाँ पर समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो मुकुलन क्या करता है कि धरातल में धरती में जैसे ही गाड़ेंगे ना वो, तो अपने कलिका फूटने पर वो उसको अलग कर देगा, एक नई संतति बना देगा। जैसे यहाँ पर ये सब कलिका निकल है ना, ये सभी जो उभार आ रहा है, इस सबको तोड़ के एक नया ईस्ट बना देगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो उभार है ना, धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके शरीर में वृद्धि हो रहा है। अब वृद्धि करके बाद में ये वाला जो भाग है देखिए यहाँ पर क्या किया, अलग कर दिया है। तो इस तरह से क्या होता है, मुकुलन अपने शरीर को तोड़कर धरातल में गाड़ेंगे तो अपने शरीर को ही तोड़कर एक नया भाग बनाता है, एक नई संतति का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा ये ईस्ट का और ये हो गया हाइड्रा का, ठीक है ना। ये मुकुलन रहा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं तीसरा अपखंडन, या इसको बोलते हैं पुनर्जनन। अभी तो बताए थे ना, अलैंगिक जनन में 4 विधियां होती है। कौन कौन सा, तो एक नंबर आप पढ़े थे विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा अपखंडन या पुनर्जनन, चौथा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन, ठीक है ना, वो चौथा है। तो तीसरा अपखंडन या पुनर्जनन। देखो पुनर्जन्म का मतलब क्या हो गया, अपने आप से मतलब जन्म लेना। पुनर्जन्म का मतलब क्या, फिर एक बार नई जन्म लेना होता है। फिल्म देखे ना, फिल्म का पुनर्जन्म हो गया, उसका पुनर्जन्म हो गया। तो पुनर्जन्म का मतलब क्या, एक नया जन्म लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि पुनर्जन्म अपने शरीर को ही खंडित कर देता है, अपने शरीर को ही तोड़ देगा, एक नई संतान बना देगा। पुनर्जन्म में यही होता है। देखो इसमें क्या होगा, शरीर खंडित होगा तो 2 या 2 से अधिक जीव का निर्माण कर सकता है, 2 भी निर्माण कर सकता है या 2 से अधिक जीव का भी निर्माण कर सकता है। इसमें प्रत्येक खंड जो है ना अपने आप का विकास करने लगता है। जैसे मैं हूं, अपने आपको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद मेरा हर खंड अपने आप का क्या करने लगेगा, विकास करने लगेगा। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, तो स्पाइरोगाइरा चाहे प्लेनेरिया, एग्जांपल के तौर पर ये स्पाइरोगाइरा का चित्र है। देखो ये स्पाइरोगाइरा का है, इसमें जो बीच वाला बूंदा दिखाई दे रहा है वो केंद्रक है, और साथ में जो बीच वाला खाली भाग है इसको सेप्टा कहते हैं। और ये जो लाइन गया ना इसे उसको हम लोग बोल देंगे सर्पिल हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्पिल हरित लवक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे अपखंडन या पुनर्जनन होगा। ये क्या करेगा, अपने शरीर को तोड़ देगा। देखो ये तोड़ देगा अभी ये पूरा पैकेट के अंदर है, देख सकते हैं पूरा पैकेट के अंदर है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद डायरेक्ट एक नई संतति को उत्पन्न कर देता है, मतलब एक नया संतान जन्म देता है। यही क्रिया तो होता है अपखंडन। अपखंडन का मतलब याद रखिएगा, अपने शरीर को तोड़ देना, अपने शरीर को तोड़ कहीं एक नई जीव, एक नई संतति पैदा करना, वो कहलाता है अपखंडन या पुनर्जनन। मतलब अपने आप से जन्म देना, एक नई जीवन देना, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना स्पाइरोगाइरा का चित्र, इसको बोलेंगे स्पाइरोगाइरा। ये पिक्चर किसका, स्पाइरोगाइरा। देखिए कितना अच्छा मिला, ये ईस्ट का हो गया, ये हाइड्रा का हो गया, और ये स्पाइरोगाइरा का हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे करेगा कि अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में हमेशा क्या होता है, विखंडन होता है। लेकिन ईस्ट चाहे हाइड्रा में क्या होता है, तो मुकुलन होता है। अगर यह क्वेश्चन करेगा कि स्पाइरा चाहे प्लेनेरिया में क्या होता है, तो इस सब में होता है आपका अपखंडन या पुनर्जनन, इसको कहते हैं, ठीक है ना। देख सकते हो अपखंडन मींस अपने शरीर को तोड़ना, 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना। स्पाइरोगाइरा क्या करता है, अपने शरीर को तोड़ देता है। तो इस तरह से आपका क्लियर होगा मुकुलन, और उसके बाद अपखंडन या पुनर्जनन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बीजाणु जनन। अब देखते हैं बीजाणु जनन। देखो बीजाणु जनन क्या होता है, तो बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। इसमें क्या होता है कि बीजाणु जनन निम्न श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं उसमें पाया जाता है बीजाणु जनन, जो निम्न श्रेणी के जीव जंतु होते हैं। देखो बीजाणु जनन में क्या होता है कि बीजाणु धानी में बीज का निर्माण होता है, और अनुकूल परिस्थिति में वो फट जाता है। देखो 2 तरह की परिस्थितियां होती है, एक प्रतिकूल परिस्थिति है, दूसरा अनुकूल परिस्थिति है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां का मतलब होता है जिसमें हवा मिले, टेम्परेचर मिले, सब चीज मिले, वो प्रतिकूल होता है। लेकिन अनुकूल का मतलब कुछ नहीं मिले, उस कंडीशन में क्या करेगा, बीजाणु धनु फट जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं जीवाणु, शैवाल, कवक, राइजोपस, ये सब क्या होता है, ये सब होता है बीजाणु जनन होता है। इसमें क्या होता है, कौन सा लैंगिक जनन है, तो बीजाणु जनन होता है। अब देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। ये जो पिक्चर है ये है राइजोपस का। किसका पिक्चर, राइजोपस का। राइजोपस में क्या होता है कि जो बाहरी आपको सतह दिखाई दे रही है उसको बीजाणु धानी कहते हैं। इस बीजाणु धानी के अंदर बहुत छोटे छोटे रचना होते हैं जिसको बीजाणु कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति में क्या हो जाए, फट जाता है। अब फट जाएगा तो सारा बीजाणु क्या बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद वो भी फैलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी
यहाँ पर बहुत सारा संतति बन जाता है। तो ये हो गया बीजाणु जनन। अगर क्वेश्चन करेगा कि राइजोपस कौन सा जनन है, तो वो उसमें बीजाणु जनन होता है, ठीक है ना। तो चारों आपको क्लियर हो गई होगी। कौन कौन सा? पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा अपखंडन और चौथा आपका हो जाएगा बीजाणु जनन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो उसमें विखंडन होता है। अलैंगिक जनन का कौन सा भाग होता है? विखंडन होता है। ये सब क्वेश्चन सिंपली आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो इसमें समझ, ये जो बाहरी आपको जो झिल्ली दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे बीजाणुधानी, क्योंकि बीज को रखा है अंदर, इसी कारण से बीजाणुधानी हो गया। अब बीजाणुधानी के अंदर जो छोटी छोटी रचना होते हैं वो होते हैं कौन सा? बीजाणु होता है। ये अनुकूल प्रतिकूल में नहीं, हवा हुआ टेम्परेचर मिलेगा उसमें ही नहीं फटेगा, और ये सब जब नहीं मिलेगा तो वो अनुकूल परिस्थिति हो जाएगा। तो अनुकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी फट जाता है और सारा बीजाणु क्या होता है? फैल जाता है। फैलने के बाद वो फिर अपनी संतति का विकास करने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बीजाणु जनन हो गया, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग अलैंगिक जनन में 4 विधियां होती है, चारों समझ लिए। अब थोड़ा सा हटकर एक चीज और जान लेते हैं, कायिक प्रवर्धन। क्या कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन हमेशा पेड़ पौधों में होती है, पादप वाली चीजों में होती है, ठीक है ना। जैसे पादप, इसमें क्या होता है? कायिक प्रवर्धन किसमें होगा? तो पादप शरीर में होता है। अब देखो पादप शरीर में क्या होता है कि ये अपने जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा एक नए नए पौधा बनाने के काम करता है। पत्ती भी गाड़ देंगे तो नया पौधा बनेगा, जड़ भी गाड़ देंगे तो नया पौधा बनेगा। जैसे ईख है, ईख का जड़ काट के गाड़ दीजिए, वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका कायिक प्रवर्धन। तो इसमें जड़, तना, पत्ती ये सब अलग होकर क्या करते हैं? एक पेड़ पौधे का निर्माण करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन हो गया। कायिक प्रवर्धन अपने शरीर मतलब पादप शरीर में, पौधे में होता है कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन करेगा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो भाई पेड़ पौधों में होता है। बात सीधी सी है, कायिक प्रवर्धन किसमें? पेड़ पौधों में होता है। ये क्या करेगा? तो जड़ को, चाहे तना को, चाहे पत्ती को काट कर अलग कर देंगे तो वो क्या करेगा? एक नया पौधा बना देगा। आज साथ में एग्जाम्पल के लिए हम लोग आलू लेकर चल सकती है, आलू का पिक्चर एग्जाम्पल से मैं भी समझाऊंगा। साथ में देखो कायिक प्रवर्धन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती सब काट कर गाड़ देंगे तो एक नया पौधा बनेगा। लेकिन कृत्रिम में क्या होता है? इसको रोप कर, कलम के द्वारा, कलम दाब के द्वारा पौधे बनाए जाते हैं। रोप दिए आप, धान रोपते हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो गया, ठीक है ना। अब एग्जांपल के माध्यम से ये पिक्चर आपका क्या है? तो ये पिक्चर आलू का है। अब इसमें कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? आलू को आप गाड़ देते हैं, जैसे ही आप आलू को गाड़ते हैं तो ये क्या करेगा? ये अंकुरित होने लगता है, देखे ना, ये जो भाग निकल रहा है ना, ये सब छोटा छोटा, इसको अंकुरित कलिका कहते हैं। ये कलिका बड़ा होकर एक नया पौधा का निर्माण होता है। देखिएगा आलू एक गाड़ते हैं लेकिन उसका जड़ फैल फैल कर बहुत सारा लत्ती उससे निकल जाता है, लत्ती नया नया पेड़ पौधा जम जाता है। तो वो क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। वो अपने जड़ को फैला फैला कर नए नए पौधे का निर्माण कर रहा है, तो वो कायिक प्रवर्धन हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब क्या करे? एक नया नया पौधा बना देगा। और धीरे धीरे निकल रहा है तो वो अंकुरित हो रहा है। नहीं, अलुए से थोड़ा थोड़ा निकलता है टुंडिया, तो क्या हो रहा है? अंकुरित हो रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कायिक प्रवर्धन 2 होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जड़, तना और पत्ती को गाड़ने से बनता है, और कृत्रिम में क्या होता है? रोपण करके होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन आपका क्लियर हो गया। यानी देखिए अगर तो जनन में अलैंगिक और लैंगिक दोनों मैंने आपको क्लियर करा दिया। अलैंगिक में 4 क्रियाएं होती है, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसमें पुष्पों में मतलब फूलों में देखेंगे जनन कैसे होता है, फूल कैसे मतलब वो अपने अंदर निषेचन करते हैं, परागण करते हैं। इन सारी बातों को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।